तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हम क्या देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन जो कंपनियां आई थी उनके आगमन के संबंध में जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये सबको पता होगा अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन, वास्को डिगामा कालीकट पर कब आया, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन दे रखा है 1350 AD, बी 1498 AD। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, मतलब आफ्टर डेथ भी होता है इशू की, तो इसी को यूज करते हैं एडी। और जो बिफोर क्राइस्ट या बीसीई, बिफोर क्राइस्ट इरा उसको भी कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा भी होता है, तो अलग अलग नाम से भी कहते हैं। ये अलग से डिसाइड किया गया है क्या सन के संदर्भ में, तो इसको समझ लीजिएगा अलग से। तो वही आपको पता होगा इसमें राइट आंसर क्या है हमारा 1498 AD है। वास्को डिगामा कालीकट पर कब आया, तो 1498 में आया, ये आपको पता होगा। केप ऑफ गुड होप होते हुए 1498 में ये भारत है, ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। और यहाँ अफ्रीका पड़ता है, तो अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे पहुँचता है कहाँ पे, कालीकट में। तो कालीकट पहुँचता है, जहाँ पे इनका स्वागत कौन करता है, तो जमोरिन करता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए आपको, स्वागत कौन करता है, जमोरिन करता है। 1498 में कालीकट पहुँचता है, और साथ ही इनको जो रास्ता बताता है वो क्या नाम है उसका, तो अब्दुल मजीद था। एक अब्दुल मजीद करके एक नाम आता है, या माजिद करके नाम आता है, बहुत अलग अलग तरह से, मतलब नाम ध्यान में रखिएगा, अब्दुल मजीद आप। तो उसी ने इनको रास्ता दिखाया था यहाँ पे भारत से आने तक का। तो अब्दुल मजीद के रास्ता दिखाने के बाद ये कालीकट पहुंचते हैं 1498 में, जहाँ इनका स्वागत कौन करता है, वहाँ का राजा जो होता है जमोरिन इनका स्वागत करता है। ये काली मिर्च यहाँ से ले जाते हैं, फिर 50 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है आपकी। तो और ध्यान में रखने वाली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कब आया था, पहली बार तो 1498 में आया था, दूसरी बार कब, कहीं कहीं पे 1501 लिखा मिलता है और कहीं कहीं पे 1502। तो ध्यान में रखिएगा 1502 में दोबारा ये आया था, 3 बार आया है भारत, ठीक। पहली बार तो सबको पता है 1498 में, दोबारा 1502 में, और तिबारा जब आया 1524 में। तो कोचिन जहाँ पे इसका स्वागत किया था जमोरिन ने, वही कोचिन में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में हुई है, कोचिन में हुई है। तिबारा जब आता है 1524 में, तब। इतनी चीज इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में और क्या दिया हुआ। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले जो पुर्तगीज थे वो कौन थे। प्रथम पुर्तगीज जो था वास्को डिगामा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह है कालीकट, जहाँ पे 20 मई 1498 को पहुंचता है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन जो शासक थे जमोरिन ने स्वागत किया। सब चीजें मैंने ऊपर बता दी। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय आता है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है वो कौन है, 1505 में आता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ध्यान में रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली अगर वायसराय पूछे कौन है तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आता है, ठीक। कब आता है, तो 1505 में आता है। और ये किसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीले जो जल की नीति है इसी ने प्रतिपादित की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्थापित की भारत में, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। कब आया, 1505 में आया। इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा, कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये ध्यान में रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के समय ही ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाई। और कब आया था, तो 1505 में आया था, और प्रथम गवर्नर था, ठीक, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है। मध्यकाल में सर्वप्रथम अगर पूछ रहा भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो आपको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहली बार पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो इसी क्रम है इनका, क्रम भी अभी मैं आगे बताऊंगा, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। क्रम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनियां कब आई या उन कंपनियों की स्थापना कब हुई, तो उस हिसाब से भी इनके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो टिक कर लीजिएगा 1498, दोबारा 1502, तिबारा 1524 में। और यही भारत में उसकी मृत्यु हो गई। ये चीज ध्यान रखिएगा, 3 बार भारत आया था, कोचीन में इसकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली जो उपनिवेश है उसका प्रथम वायसराय जैसे भी हमने बताया फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, टिक कर लीजिएगा, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसने वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया। तो जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया, जमोरिन जो था उस समय वहां का राजा, तो उसने क्या किया, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। नेक्स्ट कुछ, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, नेक्स्ट कुछ मिलान के लिए दे रखा है, समुद्री यात्रियों उनका देश से संबंध बता रहा है। तो देख लेते हैं। वास्को डिगामा आपको पता होगा कहाँ से संबंध रखता है, तो इतने बार अभी हमने देख लिया, पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, ध्यान रखिएगा। कैप्टन कुक जो है हमारे
ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान का हॉलैंड से संबंध है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर टिक कर लीजिएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरे का पहला, और कैप्टन कुक का चौथा ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान का हॉलैंड से। तो ये राइट आंसर होगा 20 में। तो यही दे रखा है इसमें, पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री जो था कोलंबस निकले तो ये सब भारत की खोज करने, लेकिन कहाँ पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने कहाँ की, वॉन डीमंस लैंड या वर्तमान में इसका तस्मानिया नाम है, न्यूजीलैंड की खोज की। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। तो वास्तविक संस्थापक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन है, अल्बुकर्क है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने कई नीतियां चलाई। पहली बात ध्यान रखिएगा 1510 में इसने क्या किया, गोवा जीता इसने यूसुफ आदिल शाही से। दूसरा, इसने मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा कहा कि शादी करके यहाँ पे मतलब महिलाओं के साथ शादी करके पुर्तगाली पुरुष क्या करेंगे, यहाँ प्रोत्साहित किया उनको। तो ये सब चीजें आगे दे रखी, देख लेते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसका टेन्योर क्या था, पहली बात तो ये एक और चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या, ये पहली बात ध्यान रखिएगा क्या, ये दूसरा हमारा ये था। पहला कौन था, तो पहला जो आया पुर्तगाली गवर्नर वो था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये दूसरा गवर्नर था, ठीक है, अल्बुकर्क। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने क्या किया, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली जो नौसैनिक है उनके प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। साथ ही अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी पूछ ले, कौन संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो अल्बुकर्क था, किसके, पुर्तगाली शक्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9 नंबर का। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कौन सा कथन सही नहीं है बताना मैं। तो अभी हमने यहाँ पे बता ही दिया, यहाँ टिक कर लीजिएगा। 1510 में गोवा जीता किससे, यूसुफ आदिल शाह से। किसने जीता, तो अल्बुकर्क ने जीता। तो ये हमारा गलत हो गया, बाकी तीनों के तीनों सही है। कि ध्यान पढ़ लीजिए इसको फिर से, कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहा, मछलीपट्टनम में खोला। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। 1746 से 48 आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा, एंग्लो कर्नाटक जो हमारा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध चल रहा था, जिसको कर्नाटक वार भी कहते हैं। तो ये 1746 से 48 के बीच यही युद्ध चल रहा था। उसी में यू डुप्ले ने क्या करता है कि मद्रास पर कब्जा कर लेता है। तो ये भी कथन सही है हमारा। अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन बना था बस यही पूछना चाह रहा था कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था। तो यही केवल इस क्वेश्चन का डिमांड थी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया, तो कोचीन ने। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया, तो सर्वप्रथम कोचीन में कराया। ठीक, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो इसका वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली शक्ति का, उस समय लेकिन ये गवर्नर नहीं था जब इसने क्या किया, स्थापना कराई दुर्ग की, प्रथम दुर्ग की। तो उस समय अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था वो क्या गवर्नर नहीं था, लेकिन इसने 1503 में कोचीन में इसका निर्माण कराया प्रथम दुर्ग का। तो इतनी चीज इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पहले कौन से ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने प्रथम बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए भारत में। तो पता होगा जो पहले आएंगे वही पहले क्या करेंगे, समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। तो पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय थे जो भारत में आए थे समुद्री मार्ग के रास्ते से। तो इन्होंने क्या किया, समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए सर्वप्रथम भारत में। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था उसने 1509 में द्वीप पर अधिकार किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये द्वीप कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने अधिकार किया, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने जो प्रथम गवर्नर था। और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य या मोनोपोली स्थापित कर ली तथा यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूली स्टार्ट कर दी। तो कार्टेज सिस्टम इन लोग ने चलाना स्टार्ट कर दिया। जो भी निकलते थे वहां से उनसे कर वसूली जबरदस्ती ली जाती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है।
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी? तो पुर्तगालियों द्वारा जो बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो पूछ रहा, ऑप्शन ए दिया बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली है, डी श्रीरामपुर। तो राइट आंसर हुगली है, ये टिक कर लीजिएगा। बंगाल में अगर पूछे क्या, वैसे तो पुर्तगालियों ने कहाँ पे स्थापित की, तो मछलीपट्टनम में, लेकिन एक सेकेंड, जो वैसे पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम स्थापित कहाँ की फैक्ट्री अपनी, तो वैसे तो सर्वप्रथम इन्होंने पुर्तगालियों ने कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कालीकट में की थी। लेकिन जो यहाँ पूछ रहा है बंगाल में, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ ले बंगाल में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो हुगली थी। यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। हुगली, अगर बंगाल में स्पेसिफिक पूछ ले पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो हुगली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना 1529 से 30 तक इनका कार्यकाल रहा था, ने मद्रास के निकट सेंट थोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित की। भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सदगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हो गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके प्रथम प्रयुक्त किया जाता रहा है, किंतु 16वीं सदी में सदगांव का पतन हो गया और उस स्थान पर हुगली ने ले लिया। और चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया और श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। पांडिचेरी, जो वर्तमान में इसका पुदुचेरी नाम है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या दे रखा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति जो थी कौन थी, पुर्तगाली थी। दूसरा दे रखा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो फ्रांसीसी थी। तो पांडिचेरी पहली कब्जा करने वाली यूरोपीय फैक्ट्री कौन थी, तो पुर्तगाली बता रहा है, और दूसरी फ्रांसीसी बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है कि अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर बताना है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत में कब्जा किया। तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ यही पूछना चाह रहा था आपसे, डिमांड यही थी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तीसरा एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। सही कथन हमें चुनना है, तो तीसरा एलिमिनेट कर दीजिएगा, आंसर केवल इसमें एक हो जाएगा, ठीक है। केवल पहला इसमें सही हो जाएगा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी ने इसके बाद डेन्स और डचों ने भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 में ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की। तो पुर्तगालियों के बाद सबसे दूसरी किसने स्थापित किया, डेन्स या डचों ने अपनी यहाँ पे व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद फ्रांसीसियों ने यहाँ पे आए। यहाँ पे दे रखा था दूसरा कथन इसलिए गलत रह रहा है क्योंकि दूसरी यूरोपीय शक्तियां फ्रांसीसियों को बता रहा है, जबकि दूसरी कौन थी, डेन्स और डच थे। क्या बता रहा है इसमें, जैसे हमने देख लिया कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इसमें केवल कथन कौन सा, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ऑप्शन दे रखा है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनमार्क वासी या अंग्रेज। तो राइट आंसर इसमें पुर्तगाली होगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली जो है, जो बंगाल में पड़ता है, उसमें बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में किन्होंने इस्तेमाल किया? तो पुर्तगालियों ने किया। नेक्स्ट है 15, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हेतु हुगली का उपयोग किसने किया? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पुर्तगाली टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 16, कलकत्ता का संस्थापक पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है चार्ल्स आयर, बी जॉब चॉर्नक, सी गेरार्ड नोंगियर या डी विलियम नॉरिस। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉब चॉर्नक। तो ठीक है, जॉब चॉर्नक ने क्या किया, कलकत्ता के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो थे कौन? जॉब चॉर्नक थे। तो कहाँ की फैक्ट्री के प्रमुख थे? तो कासिम बाजार की। ने अंग्रेजों से क्या किया, व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती और सुतौनीति जिसको भी कहते हैं को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने क्या बताया कि जब जॉब चॉर्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चॉर्नक के आगमन से पूर्व में भी अस्तित्व था। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को नहीं मनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसमें फैसला दिया कि जब जॉब चॉर्नक आया नहीं था, उससे पहले ही कलकत्ता अस्तित्व में था। ये नहीं कि जॉब चॉर्नक ने इसका गठन किया है। तो इसलिए वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन बने तो आप टिक करिएगा जॉब चॉर्नक, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे बन चुका। आयोग ने पूछा, यूपी पीसीएस ने भी, ये देखिए उत्तराखंड आयोग ने भी पूछा, और जबकि निर्णय कब आ गया था? 2003 में। तो कलकत्ता किसने बताया? ए ऑप्शन है जॉन सरमैन, बी वास्को डी गामा, सी वॉरेन हेस्टिंग या डी जॉब चॉर्नक। तो राइट टिक कर लीजिएगा फिर से यही। नेक्स्ट है क्या, भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो प्रथम नगर निगम ए दे रखा कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे या डी दिल्ली।
तो टिक कर लीजिएगा, मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी पूछ रहा है, किन लोगों ने आरंभ की? तो ए पुर्तगाली है, बी डच है, सी फ्रेंच है, सी और डी डेनिश है। तो राइट आंसर क्या है? डच जो है इन्होंने संयुक्त पूंजी ज्वाइंट वेंचर कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी थी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी थी प्रथम कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ अंग्रेज नहीं दे रखा है। इसके बाद जो हॉलैंड में 1602 में बनी डच की, उसने संसद द्वारा प्रस्तावित एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो यहाँ पे अगर अंग्रेज होता तो अंग्रेज पहली सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, लेकिन अंग्रेज नहीं दे रखा, तो यहाँ पे डच लगा लीजिएगा दूसरे नंबर पे, दूसरी बार किन्होंने, तो डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है? कौन सा एक सही है बताना है। तो ए दे रखा है भारत कोच्चि स्वतंत्रता, आधुनिक कोच्चि जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। बी दे रखा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। सी दे रखा है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी दे रखा है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो राइट आंसर में टिक करना, ये हमारा राइट आंसर है। फोर्ट विलियम की स्थापना की आधुनिक कोच्चि में किन्होंने? पुर्तगालियों को पराजित कर डचों ने। एक्सप्लेनेशन फिर वही लिख दिया गया कथन उठा के, तो यही फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज पूछ रहा है। तो ए दे रखा है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई भी अच्छा वेतन देता था तो अपनी सेवा में उन्हें लगा लेता था। तो डी दे रहा है उपयुक्त तीनों, तो तीनों के तीनों राइट आंसर है। आपको पता होगा जब तक नेशनल मूवमेंट नहीं चला है तो उसके पहले तक लगभग जो हमारी राष्ट्रीय भावना थी देश में बहुत कम थी। साथ ही जो कंपनी थी और भारतीय जो थे उनमें क्या था कि राष्ट्रीयता का अभाव था भावना का, तो उनको अगर कोई भी अपनी सेना में रख लेता था, होता यह था कि भारतीय लोग ही सेना में भर्ती होते थे और भारतीयों को ही मारते थे। तो इस हिसाब से देखिएगा यही राइट आंसर है, तीनों उपयुक्त, तीनों कथन सही हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दिया तीनों कथन जो कारण है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता में सहायक थे। यह तब है कि 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अपने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दी गवर्नर एंड कंपनी, ये पूरा नाम था इसका, तो ये पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्या पता है क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22वां, भारत निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किसे हुआ था? तो निम्नलिखित जो ब्रिटिश कंपनी नीचे दे रखी इनमें से किसको सबसे पहले भारत में अधिकार प्राप्त हुआ था व्यापार करने के लिए? तो ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द इंडीज, और डी दे रखा है ओस्टेड कंपनी। तो राइट आंसर क्या हमारा? लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से 1593 में 1593 में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त होता है, लेकिन कहां से? तो स्थल मार्ग से। आगे और देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम कंपनी कौन सी थी जो जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं हम, के व्यापार के साथ पहला अधिकार पत्र प्रदान किया समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए, और 1702 में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी जो थी वो 7 साल के भीतर खुद बंद हो गई। 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर क्या बन गई? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के रूप में व्यापार बढ़ाएंगे और कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो ये चीज इसमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो कौन बादशाह था ये पूछ रहा है। तो उस समय मुगल पावर में थे, आपको पता होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, तो गठन आपको पता होगा कब हुआ? 1599 में, 1600 में इसको चार्टर मिला है। तो उस समय कौन थे? तो अकबर थे यहाँ पे। क्या अकबर उस समय बादशाह थे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। वहीं जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय इनको क्या मिला है? एक सेकेंड, हाँ, जहांगीर के समय इनको क्या मिला है? तो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा। सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के साथ देश के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया और कंपनी का नाम क्या रखा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। अकबर कब से कब तक रहा है? तो 1556 में, आपको पता होगा, जब कौन सा दूसरा पानीपत का युद्ध होता है उसके बाद से 1605 तक का अकबर क्या रहा, पावर में रहा। तो उसी समय जब इसका गठन हुआ 1599 में, तो कौन सी कंपनी उस समय, कौन था भारत का मुगल शासक? तो अकबर था। तो यही चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने के अनुमति मिली? तो ए दे रखा है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो राइट आंसर आपको पता होगा, जहांगीर के शासनकाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या किया गया, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने का अनुमति दी गई। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, स्थायी और अस्थायी कारखाने से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम अस्थायी कारखाना था अंग्रेजों का, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम जिसको कहते हैं। तो प्रथम अस्थायी कारखाना भी क्वेश्चन कभी बने तो 1611 में इन्होंने स्थापित किया था, कहाँ पे? तो मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। और जो स्थायी कारखाना था वो 1613 में इन्होंने स्थापित किया, तो कहाँ पे? सूरत में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्थायी कारखाना पहली बात कहाँ पे था? तो सूरत में था। और जो अस्थायी कारखाना था वो ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में था। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इसमें। नेक्स्ट है क्या, 25वां क्वेश्चन, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या है? सूरत। यहाँ पे मसूलीपट्टनम नहीं दिया है, तो पहली अगर यहाँ स्थायी नहीं लिखा है और अपनी पहली फैक्ट्री पूछ रहे तो सूरत टिक करिएगा। अगर पहले अस्थायी फैक्ट्री क्वेश्चन बन जाता है स्पेसिफिक तो टिक करिएगा मछलीपट्टनम। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। सूरत से मुगल दरबार कब पहुंचा? 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं रहा। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन जो मिडल्टन था, किसने? कैप्टन मिडल्टन जो था, उसने सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां पे व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो किसको अनुमति मिली थी? कैप्टन मिडल्टन को। ये ध्यान में रखिएगा, कैप्टन मिडल्टन का नाम ध्यान रखिएगा। इसी को अनुमति मिली थी कब? तो 1611 में एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई इसको। और कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। और तदुपरांत क्या हुआ, अंग्रेजों ने सूरत पे 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने यहाँ अपने व्यापार को अपने देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित कर ली इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित है। तो 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने पूछ रहा कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, ए भरूच दे रखा है, दूसरा कथन दे रखा है चिकागोल और सी तिरुचिरापल्ली। तो राइट आंसर इसमें क्या है, केवल कहाँ पे? 17वीं शताब्दी में तो भरूच में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने थे। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 के आसपास ईआईसी के जो कंपनी थी उसने सूरत, भरूच और बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो हिसाब से तो इसका राइट आंसर सारे होने चाहिए। तो ये तिरुचिरापल्ली नहीं है इसमें, अच्छा ये गलत है हाँ, तो ये हाँ ये दोनों नहीं है इसमें। तो मतलब राइट आंसर यही होगा क्या, पहला केवल भरूच में, इसमें केवल दे रखा है। नेक्स्ट है ईआईसी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो प्रथम फैक्ट्री फिर से टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है, सूरत में। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसने किसको, स्वाली पर पुर्तगालियों को हराया था। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, यही राइट टिक कर लीजिएगा। सी थॉमस रो दे रखा और डी जोसिया चाइल्ड। तो ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में अंग्रेजों ने भी स्थापना पहला प्रथम कारखाना लगाया और फ्रांसीसियों ने भी, लेकिन यहाँ पर टिक कर लीजिएगा केवल बी, सर्वप्रथम पूछ रहा है कौन सी यूरोपीय कंपनी थी। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो अनुमति किसके द्वारा मिली थी, जहांगीर। हम क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं, ठीक है। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय कि ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना स्थापित कारखाना किया था, लेकिन जो अस्थायी था, और स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही इन्होंने स्थापित किया। और फ्रांसीसियों ने भी प्रथम कारखाना जो 1668 में सूरत में ही स्थापित किया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आंसर ठीक क्या करना है, अंग्रेज। अगर अंग्रेज ना दिया होता तो यहाँ फ्रांसीसी टिक कर सकते थे आप, क्योंकि फ्रांसीसियों ने भी प्रथम अपना स्थायी कारखाना कहाँ पे खोला, तो सूरत में ही खोला था।
नेक्स्ट है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, सूरत में, किसके द्वारा? तो शाहजहां द्वारा। ठीक, शाहजहां द्वारा इसको मिला क्या? कारखाना स्थापित करने की अनुमति। सॉरी, शाहजहां कह रहा हूं, जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा इसको क्या मिला? कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? 31वां नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो प्रारंभिक तौर पर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, किसकी? ईआईसी की। तो ऑप्शन दे रखा है सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे या डी पणजी। तो सूरत इनकी पहली क्या वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इस पर टिक करिएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चेस्ट में फिर से वही लिख दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया और बाद में किसको? बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किसको बनाया? सूरत को बनाया, उसके बाद इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया था? बॉम्बे में प्रेसिडेंसी को अपनी स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई, आपको पता होगा, कैथरीन की शादी हुई थी ब्रिटेन के उससे। कैथरीन कहाँ की थी? तो पुर्तगाली थी। तो पुर्तगालियों से बंबई लिया 10 पाउंड के एवज में। कितने? 10 पाउंड के एवज में किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहां के जो ब्रिटेन के हमारे कौन थे? सम्राट थे, चार्ल्स द्वितीय। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पे रेंट पे दे दिया मुंबई। और इनको मिला किससे था? तो पुर्तगालियों से मिला था। पुर्तगालियों की जो राजकुमारी कैथरीन थी, उनसे शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय की। तो उसी उपलक्ष्य में इनको क्या दिया गया? दहेज में एक तरह से दिया गया था। नेक्स्ट है क्या? यहाँ पे सन ध्यान रख लीजिएगा, 1668 में दिया गया था। 1668 में दिया गया है बंबई किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए पे। किसके द्वारा? तो चार्ल्स द्वितीय द्वारा, सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय हैं उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो कौन से वर्ष में पूछा? प्रयागराज का जो किला है वहां पे अंग्रेजों का क्या हुआ था? अधिकार स्थापित हुआ था। तो ए दे रखा है 1790, बी 1792, सी 1796, डी 97। तो राइट आंसर 1797 में। अवध के जो नवाब थे कौन? सादत अली खां। उन्होंने 1797 में प्रयागराज का किला जो था अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो प्रयागराज का किला अंग्रेजों को किसने सौंपा था? तो सादत अली ने सौंपा था। नवाब सादत अली जो थे 1797 में इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित कर दिया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे रखा है अंगियार, सी सर जॉन चाइल्ड, सी बी दे रखा सर जॉन चाइल्ड, सी दे रखा सर जॉन गेयर और डी दे रखा निकोलस वेट। तो राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड को किसने? औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था भारत से बाहर। दे रखा है एक्सप्लेनेशन में, बंबई में के अंग्रेज गवर्नर थे कौन? तो सर जॉन चाइल्ड थे बंबई के गवर्नर। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। और 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट में के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। किसने? तो ये जो सर जॉन चाइल्ड था, इसने मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, साथ ही घेरा डाला मुगल बंदरगाहों पे। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? औरंगजेब पहुंचता है और वहां पे इनको भारत से निष्कासित कर देता है। उसके बाद क्या होता है? मुगल शासक औरंगजेब के सामने उससे विवश होना पड़ता है और माफी मांगता है। तो उसके बाद फिर से इनको अनुमति मिल जाती है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। कारण तो बहुत सारे थे लेकिन तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो तत्कालिक कारण क्या होगा? तत्कालिक कारण में क्या होगा? तत्कालिक कारण देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो ऑप्शन ए दे रखा है अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, बी ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया उसकी राजगद्दी की जंग चल रही थी, बी सी दे रखा कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, और डी दे रखा है अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो तत्कालिक कारण तो यही था, कौन सा? अंग्रेज जो थे उन्होंने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया था। तो इस संदर्भ में इस युद्ध की ये जो युद्ध है ये स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध पहले चला कब से कब तक? 46 से 48 तक का। ये ध्यान रखिएगा, कब से कब तक? 46 से 48 तक का। तो 46 से 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चलता है। लेकिन ये किसके उत्तराधिकार युद्ध थे? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का जो विस्तार था भारत में भी हो गया, जो 1740 से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा क्या, 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो ये युद्ध कहाँ पे? भारत में भी पहुंच जाता है। भारत में भी दोनों शक्तियां लड़ने लगती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन के जो था वो क्या पूछा है? तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण ये था
कि कैप्टन बर्नेट जो अंग्रेज ने नेतृत्व में क्या किया है, सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया और यही तत्कालीन कारण बना इसका। ठीक, तो इतनी चीज इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन 36, कर्नाटक युद्ध पूरा किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो पता होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था और 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके सन भी ध्यान में होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया मिलान में इसी से रिलेटेड। 37वां प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी हम देख के आए 46 से 48 तक, तो 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको पता होगा संधि कौन सी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ना पता हो तो अक्षलाफ सापेन की संधि हुई है प्रथम कर्नाटक युद्ध में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था हमारा वो क्या था? अनिर्णायक था। सॉरी, यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध रखा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे 63 तक, 1759 से 63 तक ध्यान में रखिएगा। 59 से 63 तक 1700, ध्यान रखिएगा 1759 से 63 तक। तो 63 में क्या, 1763 में ये जो पेरिस की संधि होती है ये भी ध्यान में रखिएगा, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 49 से 54 तक होता है। ठीक है, 49 से 54 तक के टेन्योर पे होता है, और इसमें क्या होता है, ये अनिर्णायक युद्ध होता है। ठीक, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश जो है उनकी हार होती है। तो इस हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। ए का हो गया हमारा चौथा, बी का हो गया पहला, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, ये सी टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध अखिला की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। 1763 में पेरिस की संधि होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहता है, 49 से 54 तक चलता है। प्रथम मैसूर जो युद्ध होता है, एंग्लो मैसूर वार, उसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनकी हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। पूछ रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है कर्नाटक युद्ध पहला 46-48 हम बता चुके हैं, 49 से 54 है। ठीक, तो यहाँ 50 से 52 दे रखा है, तो ये गलत हो जाए। 49 से 54 तक चलेगा, 17 से, तो ये जिसको टिक कर लीजिएगा। बाकी कर्नाटक पानीपत आपको पता होगा, 3 पानीपत के युद्ध हुए, ये भी 1761 में लास्ट हुआ है। उससे पहले 1526 और दूसरा 56 में, तो 1526, 56 और 1761 ये कर्नाटक पानीपत के युद्ध हो गए। कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे, 58 से 63 तक तीसरा हुआ है, दूसरा 49 से 54, तो ये टिक कर लीजिएगा। यही इसमें गलत दे रखा है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था क्वेश्चन में। इस ध्यान रखिएगा, मिलान के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, द्वितीय 49 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारा 58 से 63 जिसमें पेरिस की संधि होती है, और पानीपत का 3 युद्ध होते हैं। पहला ये तीसरा युद्ध है 1761 में लास्ट वाला। बाकी 26 ध्यान रखिएगा और 56 ध्यान रखिएगा। 15, 26 और 56 दो पानीपत के ये भी युद्ध हुए। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यही चीजें इसमें दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया? तो कौन ऐसा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने क्या किया, भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना आरंभ कर दिया, कि जिससे क्या उससे भू क्षेत्र उसको मिल सके? तो ऑप्शन दे रखा है क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क और डी वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर आपको पता होगा डुप्ले जो था, जैसा कि सबसे पहले इसने स्टार्ट किया जब हैदराबाद में उत्तराधिकार की जंग चल रही थी, तो उसमें डुप्ले ने क्या किया, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। तो यही दे रखा है डुप्ले, और डुप्ले कहाँ, फ्रांसीसी था। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। डुप्ले ने भारत में पहली बार वृहद खंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था ऐसा जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया, और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, और बाद में भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। तो ये जितने भी डुप्ले ये सब नीतियां अपनाई थी, इन नीतियों को बाद में क्या क्लाइव अपना लेता है। तो ये आपको अगर कभी हिस्ट्री का मैं लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा कि ये डुप्ले की जितनी भी नीतियां थी वो बाद में क्लाइव अपना लेता है। उसी के तहत क्या होता है, बहुत ज्यादा ये लाभ कमाता है। तो यही उसी के संदर्भ में जीबी मालसेन ने लिख के रखा है, तो ये समझ सकते हैं आप इसको। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन। फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस कहाँ लगाया, पूछ रहे हैं। तो फ्रांसीसियों ने, अभी मैंने ऊपर बता के आया हूँ, 1668 के आसपास प्रथम कारखाना कहाँ पे लगाया फ्रांसीसियों ने? तो सूरत में अपना प्रथम कारखाना लगाया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है कि नहीं कुछ। तो वही दे रखा है क्या कि लुई 14वां उस समय क्या थे, मंत्री लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, मतलब सरकारी कंपनी थी एक तरह की, और राज्य ही इसका सारा खर्च देखती थी। तो राज्य द्वारा मतलब ध्यान रखिएगा, एक तरह की पूरी सरकारी कंपनी थी और सरकार इसका खर्चा देखती थी। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में क्या किया, सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था 1667 में, और 1668 में वो आके क्या करते हैं, भारत में सूरत में पहला कारखाना स्थापित करते हैं। और स्थापना किसने कराई, तो लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया ये पूछ रहा है। तो चिंसुरा और हुगली दोनों डचों ने स्थापित किया कारखाने यहाँ पे बंगाल में। तो बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो चिंसुरा में भी किया और हुगली में भी किया। तो इस हिसाब से बी और सी आंसर इसमें दे रखा है, तो आयोग ने कोई एक ही आंसर माना होगा। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ, तो पीपली में 1627 में स्थापित हुई। तो बंगाल में डचों ने पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित की, तो पीपली में स्थापित की 1627 में। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली के से बालासोर चले आए, और बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया, और 56 के बाद हुगली के एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। तो 17वीं शताब्दी के समाप्त होते तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर भी इन्होंने क्या फैक्ट्रियां स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो ऑप्शन दे रखा है 1601। देखिए एलिमिनेट करना हो तो यहीं से कर लीजिएगा, 16 से 1 तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा आपका, क्योंकि कंपनी की स्थापना ही नहीं हुई उस समय तक। कंपनी 1667 में तो भारत में ही आती है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एक सेकेंड तो इसमें क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हम फ्रांसीसी बताने लगे थे, सॉरी, हाँ ये तो इसमें एलिमिनेट कर लीजिएगा। राइट आंसर इसमें कौन सा है, बी 1632। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 से 29 में असफल प्रयास किए, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में ही सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में से संबंधित कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता है, लेकिन इतिहासकार जो ओम प्रकाश उन्होंने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना के संदर्भ में तथ्य प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष से फैक्ट्री बंद भी हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन। तो ये सब हमने देखा नहीं क्या अभी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, चलिए फिर से लगा लेते हैं। क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो लुई 14वां, ध्यान रखिएगा, लुई 14 के समय हुई। आगे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो किसे, कोलबर्ट, जो किसका, लुई 14वें का मंत्री था। ये भी देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं मैं सारी। ये 44वां क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है 45वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे किस लिए। तो ए दे रखा है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी दे रखा है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी दे रखा है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या डी दे रखा है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो अंग्रेजियों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी और डुप्ले बेशक एक सक्षम सेनापति था, लेकिन वहां की जो सरकार थी उन्होंने इसको वापस बुला लिया था। तो इस चक्कर में और क्या होता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ध्यान होगा, इस चक्कर में और फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति इतना हास हुआ उसका कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं बचा था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। तो इसी कारण क्या हुआ, फ्रांसीसी हारे थे। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इनका सीक्वेंस बताना कब किसने प्रवेश किया। तो सबसे पहले आपको पता होगा पुर्तगाली आए, तो नंबर 1 इस पर रखिएगा। फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो 1 2 क्या होगा, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 इसमें बी में दिया हो तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूची दे रखी है 2, इनको मिलाना है किससे किससे, जो जिनसे जहां से रिलेटेड है ये सूचियां। तो पांडिचेरी, गोवा आप यहाँ टिक कर लीजिएगा पुर्तगालियों से 15 से 10, पांडिचेरी फ्रेंच से कर लीजिएगा, और ट्रैंकोबार डच से कर लीजिएगा, और ये मद्रास या सुधार ये क्या दे रखा है,
डेनिस से। तो इस हिसाब से क्या हो गया आंसर, पहला इसमें दिखा रहा है ए का 2, बी का 3, सी का 4, यहाँ मैंने गलत लगा दिया। ट्रैंकोबार का संबंध किससे है, तो डेनिस से, और सुदरास का सुदरास या मद्रास यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इसका संबंध है डच से। तो इस हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पांडिचेरी का संबंध किससे है, तो फ्रेंच से है, गोवा का पोर्तुगीज, ट्रैंकोबार डेनिस, और सुदरास का डच से। न 48 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम। तो सोरा अफीम की खेती आज भी पता होगा आपको, बिहार में बहुत फेमस है वहां की, तो ये टिक कर लीजिएगा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था, तो बिहार से होता था। 49 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में सर्वप्रसिद्ध था। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो बिहार इसमें राइट आंसर टिक कीजिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो सबसे अंत में कौन आया इनमें से, फ्रांसीसी आए। ठीक, 1664 के आसपास फ्रांसीसियों का भारत में आगमन होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों के व्यापारिक अड्डे थे। तो उपयुक्त तो सभी इसमें दे रखा है। अब इतने सारे ये क्वेश्चन रटने की जरूरत ना करिएगा, कुछ नाम ध्यान में रख लीजिएगा इनमें, जैसे फेमस है सूरत है, मछलीपट्टनम है, चिंसुरा है, अहमदाबाद, कोचीन, ये ध्यान में रख सकते हैं आप, इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा हमारा दे रखा है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या, मृदा के स्वस्थ उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, सी दे रखा, तीसरा दे रखा कदर, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो बताना हमें यह कि अंग्रेज जो है उन्होंने भारत को इनमें से कौन सी देन दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ए कथन केवल एक, बी 1 2, सी 2 3 या डी इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से जितने भी ये सब चीजें दे रखी, कोई भी चीजों में अंग्रेजों ने भारत को देन नहीं दी है। तो ये सब देख लेते हैं आगे। तो मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही शेर शाह सूरी और अकबर ने कर दिया था। तंबाकू और लाल मिर्च खेती जो है पुर्तगाली लेके आए, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। इस हिसाब से इनमें से कोई भी चीज अंग्रेजों ने यहाँ पे नहीं दी है। ठीक, अगर रेलवे दिया होता तो बेशक रेलवे अंग्रेजों ने यहाँ पे दे रखा है, तो उसको टिक कर सकते थे, बाकी इनमें से कोई चीज नहीं दे रखी है। नेक्स्ट है क्या, 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये टीबी मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका फुल फॉर्म है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं 1834 में। इनके बारे में बहुत सी सारी चीजें मिलेंगी भी आगे जानने को, तो देख लीजिए चल के। जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले हैं उन्होंने क्या है, ब्रिटेन के राजनीतिक और इतिहासकार था। 1834 से 38 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था और लॉ कमीशन का प्रावधान रहा है। भारत में जो दंड संहिता है उसकी पांडुलिपि इन्हीं ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु या उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो यही सब ये कथन किसने कहा था, तो टीबी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन। तो एक्सला शापेल जो 48 में संधि हुई थी कि पूछ रहा है संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और संधि आपको पता होगा फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ये संधि हुई थी। ध्यान में रखिएगा 1746 से 48 तक हुआ है। ठीक, 46 से 48 तक ये युद्ध चला है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई 48 में संधि के द्वारा, सही है। दूसरा दे रहा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। इस संधि के बाद क्या हुआ था, जो भी चीजें इन दोनों ने जीती थी आपस में फिर से एक्सचेंज हो गई थी। तो यही दे रखा है इसमें। एक्सला शापेल की संधि 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण निम्नलिखित में से कौन से कथन सही बताना सही कौन से कथन है। किसकी, फ्रांसीसियों की असफलता के संदर्भ में कथन बताना और अंग्रेजों की जो सफलता हुई उस संदर्भ में कथन बताना है, कौन सा सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। दूसरा देख रहा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों कथन सही है। तो देख लेते हैं। अंग्रेजों की सफलता के बहुत सारे कारण थे, इनमें से क्या है, बेहतर नौसैनिक ताकत थी। बंगाल के नियंत्रण जब हो जाता है तो अपार धन की इनको प्राप्ति होती है जिन्हें ये युद्धों में भी यूज कर सकते हैं। और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय भी था और योग्य नेतृत्व भी मिला क्लाइव। तो इस संदर्भ में कथन सही हो जाता है। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का,
ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।